हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ वो है शैक्षिक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये हर उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे जिनके भी कंपटीशन एग्ज़ाम में शैक्षिक प्रशासन एक अच्छा वेटेज रखता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वह दूसरी घड़ी जिसके अनुसार विद्यालय के सभी कार्य चलते हैं उसे क्या कहा जाता है? समय चक्र। समय चक्र अर्थात टाइम टेबल। ठीक है, आप और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय जो कि अपने समय को क्या करता है, बांट कर चलता है। उसकी प्रेयर का समय, उसकी क्लासेस का समय, उसकी इंटरवल का समय, इसके अलावा जो गेम्स अदर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी का समय वो क्या है, अपने हिसाब से बांट कर चलता है। तो ये क्या है, विद्यालय की दूसरी घड़ी जिसे हम कह रहे हैं कि एक और घड़ी वो साथ साथ अपनी चलाता है। तो ये विद्यालय के कार्य करने का एक तरीका है कि वो अपने समय चक्र के हिसाब से अपने विद्यालय के कार्य पूरे करता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय समुदाय संबंध को यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें किन 3 प्रकार के विद्यालय कार्यरत दिखते हैं। देखिए, विद्यालय और समुदाय दोनों ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित है। ये विद्यालय और समुदाय का यदि संबंध बारीकी से देखा जाए, उनके संबंधों को क्या है अच्छे से पहचाना जाए, तो हमें 3 तरह के विद्यालय कार्य करते दिखते हैं, जिसमें एक तो होता है आदर्श विद्यालय, एक होते हैं मॉडल स्कूल और तीसरा होते हैं समुदाय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह परिस्थिति जिसके अनुसार क्या है छात्रों को उनके स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाए या श्रेणीबद्ध करना, जिसके द्वारा छात्र का अधिकतम विकास हो सके। देखिए, बात कही जा रही है परिस्थिति की। वह परिस्थिति जिसमें क्या किया जा रहा है, एक छात्र को उसके स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। उसके स्तर के अनुसार मतलब ये जो स्तर है उसका किसका हो सकता है, शारीरिक उम्र का स्तर हो सकता है, या मानसिक स्तर का हो सकता है, या उसका समाज में जो आप कहते हैं समायोजन का स्तर हो सकता है। तो ये स्तर जो हैं किसी भी आधार पे, कई प्रकार के स्तर के आधार पे क्या है छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यह परिस्थिति क्या कहलाती है, छात्र वर्गीकरण, जो कि आपके शैक्षिक प्रशासन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। देखिए, जैसे ही बालक 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह कक्षा का क्या है, प्रथम व कक्षा का विद्यार्थी बन जाता है। यानी ये जो आधार है वो किसको इंगित करता है, ये आधार करता है आपके शारीरिक उम्र के आधार पे छात्र का वर्गीकरण। जब हम छात्रों का वर्गीकरण उनकी उम्र यानी एज के आधार पे करते हैं तो क्या है, ये आधार कौन सा कहलाता है, शारीरिक उम्र के आधार पे वर्गीकरण। नेक्स्ट देखिए, कैटल ने बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण 11 आधार पे किया है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैटल ने बुद्धि लब्धि के आधार पे छात्रों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया है, तो 11 आधारों पे। ठीक है, क्या ये सही है? यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या इतने सारे आधार पे विद्यालय कार्य कर सकते हैं कि इतने आधारों पर छात्र को बांट दिया जाए और फिर उन छात्रों को बांटकर विद्यालय अपना कार्य करे। तो देखिए, ये विभाजन व्यवहारिक रूप से सही नहीं दिख रहा है। आप और हम सभी जान सकते हैं कि जब भी इतने सारे छात्रों का वर्गीकरण किया जा रहा है और फिर उसमें आधार भी क्या है इतने सारे रखे जाएं, तो व्यवहारिक रूप से विद्यालय के लिए एक क्या है, ये काम बढ़ाने वाला कार्य हो जाएगा। यानी ये ना तो वो इतने शिक्षकों की व्यवस्था कर सकता है और ना ही वो सभी के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर पाएगा। इसलिए ये आधार गलत नहीं है, आधार को व्यवहारिक रूप से लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक होता है बायोटाइपोलॉजिकल परीक्षा किस देश में प्रचलित है। तो ये बायोटाइपोलॉजिकल परीक्षा जिसमें जो कि आपके छात्र वर्गीकरण का ही एक क्या है मतलब आधार है, जिसमें ये क्या है कि ये कहाँ प्रचलित है, तो ये है फ्रांस में। बायोटाइपोलॉजिकल परीक्षा बालक के किन क्षेत्रों का परीक्षण करती है, या ये कहे कि इनमें किस क्षेत्रों का परीक्षण किया जाता है छात्र का। तो यहाँ पे छात्रों का मानव व्यवहार, ठीक है, उसका लैंगिक व्यवहार, उसका रासायनिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक,
सामान्य, मेडिकल और मनोरोगात्मक, ये 7 प्रकार की परीक्षाएं लेकर उसका क्या है, एक वर्गीकरण किया जाता है इन 7 आधार पे परीक्षा लेकर। नेक्स्ट देखिए, जो कि कहाँ लागू है, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालयों में प्रचलित 3 समानांतर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम किन नामों से जाने जाते हैं? तो फिर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि 3 समानांतर पाठ्यक्रम किस देश में चलाए जाते हैं? तो 3 समानांतर पाठ्यक्रम किस देश में चलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालय में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यालय में जब ये 3 पाठ्यक्रम चलते हैं तो इनके नाम क्या क्या हैं? एक है सामान्य पाठ्यक्रम, एवरेज कोर्स, सेकंड है त्वरित पाठ्यक्रम, द फास्ट कोर्स, फिर है एक विशिष्ट कार्यक्रम, द स्पेशल कोर्स। ये तीनों कार्यक्रम क्या है, वहाँ चलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेधावी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग न होने से वे असामाजिक कार्यों की ओर क्या है, प्रवृत्त होते जाते हैं। यह किसका दोष माना जाता है? आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, जब देखा कि हमारी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, अगर उस एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे के लिए इस विद्यालय ने या कक्षा अध्यापक ने, क्लास टीचर ने अगर कोई व्यवस्था नहीं की, यानी उसकी जो इतनी इंटेलिजेंट जो उसकी क्या है प्रवृत्ति है, यानी ये कहें कि वो उसकी जो योग्यताएं हैं, ठीक है, प्रवृत्ति भी नहीं, यहाँ पे हम योग्यता बोलेंगे, उसकी जो इतनी योग्यताएं हैं उनको अगर सही दिशा नहीं दी गई तो वो बालक क्या है, बहुत जल्दी कहाँ असामाजिक तत्वों की ओर बढ़ जाते हैं। ये जो दोष है वो है कक्षा व्यवस्था का। ठीक है, ये छात्र वर्गीकरण का दोष नहीं है, ये कक्षा व्यवस्था का दोष है। ठीक है, तो ये कक्षा व्यवस्था अगर सही तरीके से हो तो उस इंटेलिजेंट जो कि छात्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेधावी छात्र बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि कई कार्यों में भी क्या है, निपुण होते हैं, तो उनके लिए विद्यालय को अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा क्या है, उसकी जो योग्यता है उसको और अधिक निखारना चाहिए और उसे एक अच्छी दिशा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असफल विद्यार्थी प्राय 1 या 2 विषयों में असफल होते हैं। ठीक है, परंतु उन्हें उन विषयों में भी जिनमें वे सफल गए पूरे सत्र के लिए असफल घोषित कर दिया जाता है। तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है? तो ये अगर देखें तो ये प्रवृत्ति कौन सी होती है? ये होती है आपके वार्षिक क्रमोन्नति। तो वार्षिक क्रमोन्नति में क्या होता है कि बच्चे ने अगर सारे सब्जेक्ट पास किए हैं तभी उसे अगली कक्षा में क्या है, प्रमोट किया जाता है, वरना अगर उसके 1-2 सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया है तो उसे पूरे साल के लिए क्या है, फेल घोषित करके उसे नेक्स्ट क्लास में नहीं जाने दिया जाता। तो ये अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से वार्षिक क्रमोन्नति का दोष है। ठीक है, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के आधार पे आपके क्या करता है, क्रमोन्नत करता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लिए परीक्षा और क्रमोन्नति के नियमों के तहत एक विद्यालय में क्या है, यानी अगर ये कहें कि राजस्थान के लिए परीक्षा और क्रमोन्नति के नियमों के तहत एक विद्यालय में एक विषय में असफल विद्यार्थी को, यानी विद्यालय क्या कर रहा है, एक विषय में असफल विद्यार्थी को अगर पास करना चाहता है तो अधिकतम कितने क्रमांकों से दे सकता है? ये हमारे जो भी 8 अंक लिखे गए हैं, ये 8 क्रमांक जिसे हम कह रहे हैं, ये राजस्थान के संदर्भ में बताया गया है। आप जिस भी स्टेट से वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर एक बार अपने जो आपकी स्टेट है उसके अंतर्गत जो नियम चल रहे हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को चेक कर लीजिएगा। ये राजस्थान के संदर्भ में कहा गया है कि उसे 8 नंबर देकर क्या किया जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे हम ग्रेस भी कहते हैं, अधिकतम 8 अंक की ग्रेस। ठीक है, 1 अंक, एक विषय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे छात्र जो रुग्णावस्था की बीमारी में परीक्षा के समय अनुपस्थित रहे हैं
और उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें न्यूनतम कितने अंकों पर क्रमोन्नति दी जा सकती है? क्रमोन्नति या कक्षोन्नति जिसे हम कह रहे हैं, कि उसे अगली क्लास में कितने नंबरों पर आगे भेजा जा सकता है। अगर यहाँ पे कितने अंकों की बात की गई है? 20%। वे छात्र जो कि क्या है, आपके बीमारी के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, कोई भी एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए हैं और उनके 20% अंक आ गए हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में क्या है, प्रमोट किया जा सकता है, यानी जिसे हम कक्षा उन्नति कहते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसे कह रहे हैं प्रमोट कर सकते हैं। अब आती है 2 विषयों में पूरक परीक्षा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि किसी बच्चे को क्या देना है, सप्लीमेंट्री देनी है, और वो भी किस में? 2 विषय में। एक विषय की बात नहीं है, 2 विषय की बात है। 2 विषयों में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्र को उन दोनों विषयों में अलग अलग कितने अंक होना आवश्यक है, यानी कितने अंकों को देखकर उससे सप्लीमेंट्री 2 विषयों में दी जा सकती है। तो प्रत्येक विषय में उसके 22% अंक होने आवश्यक है, या ये कहें कि अनिवार्य है। ठीक है, फिर ही उसे सप्लीमेंट्री दी जा सकती है। क्वेश्चन 13 देखिए, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति, यानी डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से लिया गया है तथा इसका अर्थ क्या है? डिसिप्लिन शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, डिसाइपुलिस, ठीक है, पुलस, डिसाइपुलस जिसे हम वर्ड कह रहे हैं, लैटिन भाषा के डिसाइपुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1958 से 1964 के मध्य होने वाली अनुशासनहीनता की घटनाओं, जो कि कितनी थी? 1237, ठीक है, उन घटनाओं को कहाँ से एकत्र किया? अब यहाँ देखिए, आप पे भी आपके 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बात, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1958 से 1964 के मध्य होने वाली कितनी घटनाओं को एकत्रित किया गया और वो किससे संबंधित थी? तो कितनी घटनाएं थी? वो 1237 घटनाएं, जो कि अनुशासनहीनता थी। कहाँ से एकत्रित की गई? तो उसमें 54 विश्वविद्यालय थे, 54 विश्वविद्यालय, 67 कॉलेजेस, ठीक है, और 513 विद्यालयों से। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह की क्या है, इन्हें अनुशासनहीनता पाई गई, जिसमें कई तरह की अनुशासनहीनता थी, जैसे कि शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध, यानी जो उनके आपसी संबंध होते हैं विद्यालय में। इसके अलावा छात्रों का अपने परिवार से जो उनकी संबंध है वो, यहाँ तक कि कई बार विद्यालय की जो माहौल होता है, एक वातावरण जो होता है, उससे भी संबंधित अनुशासनहीनता की घटनाएं पाई गई थी, जो कि यहाँ इन 1237 घटनाओं के निष्कर्ष के रूप में निकल कर आई थी। ये कई सारी घटनाओं में बांटी गई हैं, इन्हें आप आगे देखिए ये जो शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के कितने उपागम बताए गए। यहाँ पे शैक्षिक साहित्य की बात की जा रही है कि शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता को अगर दूर करना है तो कितने उपागम हमें मिलते हैं। ठीक है, पहला है प्रतिकारी उपागम, दूसरा है दंडात्मक उपागम, उदाहरणात्मक उपागम, सुधारात्मक उपागम और निरोधात्मक उपागम। 5 तरह के उपागम हमें मिलते हैं कि हम इन उपागमों को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमारे शैक्षिक साहित्य में, यानी शैक्षिक साहित्य के अनुसार अनुशासनहीनता को दूर कर सकते हैं। ये देखिए, वह कौन सी उपागम है जिसका उद्देश्य उन परिस्थितियों को पैदा होने से पूर्व ही जानकर दूर करने का होता है जिनके कारण अनुशासनहीनता की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। यानी अभी हमने 5 उपागम शैक्षिक प्रशासन के पढ़े थे, जिसमें ये है आपके निरोधात्मक उपागम, जिसमें किसी परिस्थिति अनुशासनहीनता की उसको उत्पन्न होने से पहले ही क्या है, समझ लिया जाए और समझकर उसे क्या है, उसके निवारण का उपाय भी कर लिया जाए। निवारण का ये कहे कि आप अगर समय पर उसे पहचान जाते हैं तो फिर क्या है, आप उसका पहले से ही दूर करने के लिए उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता संतुष्टि के कितने क्षेत्र सुझाए हैं। ध्यान रहे
यहाँ पे अब्राहम मास्लो जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने आवश्यकता क्रम बताया था जो कि 5 क्या है आवश्यकताओं में बांटा गया था। यहाँ पे आवश्यकता क्रम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आवश्यकता संतुष्टि के क्षेत्र पूछे गए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को क्या है याद रहता है कि अब्राहम मास्लो ने क्या है आपके 5 आवश्यकताएं बताई थी, जिसमें सबसे सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें आपकी अनिवार्य आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, ठीक है, मान सम्मान की, आत्मसंतुष्टि की, ऐसे 5 आवश्यकताएं उन्होंने समझाई थी। लेकिन वो यहाँ नहीं पूछी गई हैं, यहाँ पूछी गई हैं उनकी संतुष्टि के क्षेत्र, जो कि वो कहते हैं कि अगर अनुशासनहीनता को कम करना है तो ये क्षेत्र छात्रों को संतुष्टि उपलब्ध कराते हैं। पहला ध्यान देना, दूसरा स्वीकार करना, तीसरा उन्हें स्वीकृति देना और चौथा उन्हें स्नेह देना। ये 4 संतुष्टि के क्षेत्र क्या है बताते हैं कौन? अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लेयर टर्नर ने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया? आप और हम सब जानते हैं आज के समय में प्रत्येक विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बहुत ही जागरूक रहता है। अलग अलग तरह की क्या है विद्यालय में गेम्स रखवाना, इसके अलावा अपने विद्यालय में छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, तो ये सब जो हैं इन कार्यक्रमों को क्लेयर टर्नर ने कितने क्षेत्रों में बांटा था? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पहला क्षेत्र होना चाहिए स्वास्थ्य संरक्षा कार्यक्रम, दूसरा स्वास्थ्य संस्थापना कार्यक्रम और तीसरा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम। ये 3 तरह के कार्यक्रम क्या है किए जाने चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकाश कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे जो अवकाश की बात की जा रही है वो कर्मचारियों के अवकाश की है। ठीक है, विद्यालय में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, हमने देखा है कि विद्यालय में कई सारे जो हमारे भौतिक साधन होते हैं और कई सारे मानवीय संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधनों में कौन कौन शामिल होता है? विद्यालय के बालक होते हैं, विद्यालय में व्यवस्थापिका, अध्यापिका, आपके इनके अलावा आपके जो ऑफिस के क्लरिकल स्टाफ होता है, ये सब क्या है मानवीय संसाधनों में आते हैं। यहाँ पे अवकाश जिनके लिए पूछा गया है वो है बालकों के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी जो कि विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उन्हें कितने प्रकार के अवकाश प्राप्त हो सकते हैं उनकी बात की जा रही है। आकस्मिक अवकाश CL जिसे हम कहते हैं 15 दिन का, सवैतनिक अवकाश जिसे आपके PL है 3 दिन का, और अगर एक विशेष अधिनियम की बात कही जाए तो ये 7 दिन CL और 8 PL। ठीक है, आकस्मिक अवकाश को कैजुअल लीव बोला जाता है, CL जो कि कितने दिन की हो सकती है? 15 दिन की। सवैतनिक अवकाश जो कि PL 3 दिन, या फिर जो नया आपके क्या है नियम अवकाश नियम आए हैं उनके हिसाब से 7 दिन की CL और 8 दिन की PL। अर्धवैतनिक अवकाश, अर्धवैतनिक अवकाश कितने दिन का? 20 दिन का लिया जा सकता है। विशेष या असाधारण अवैतनिक अवकाश आवश्यकता अनुसार, ये प्रत्येक कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार लेता है। जब आवश्यकता होगी तो लेगा, आवश्यकता नहीं होगी तो लेगा नहीं लेगा, और लेगा भी तो कितने दिन ये उसकी आवश्यकता पे डिपेंड करता है। अध्ययन अवकाश, ये एक कर्मचारी को यानी एक टीचर को पूरे सेवा काल में 2 बार प्राप्त होता है। प्रसूति अवकाश जो कि महिलाओं के लिए होता है, ये अधिकतम 12 सप्ताह का होता है। ये 12 सप्ताह 6 पहले और 6 हफ्ते बाद में भी हो सकता है। ठीक है, ये थे अवकाश किसके लिए? कर्मचारियों के लिए। ध्यान रहे ये विद्यार्थियों के अवकाश नहीं हैं। ठीक है, इनके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये जो अवकाश हैं ये राजस्थान के संदर्भ में निकाले गए हैं। आप अपनी जिस भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने स्टेट के लिए एक बार उन्हें ज़रूर चेक कर लें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। आप क्वेश्चन ना चेंज करें, क्वेश्चन के आंसर को एक बार टैली कर लें। क्या आपके स्टेट में भी ये इसी तरह से ही दी जाती हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की सभी शिक्षण संस्थाएं किस अधिकारी के अधीन होती हैं? तो यहाँ पे है उप निदेशक,
जो कि महिला अथवा जिला शिक्षा अधिकारी महिला, ठीक है। यहाँ पे ये फिर वही बात कि ये राजस्थान के संदर्भ में आप इन्हें चेक जरूर कर लें। शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से समग्र राजस्थान को यानी राज्य को कितने व्रतों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो ये 5 व्रतों में बांटा गया है। प्रौढ़ शिक्षा का समस्त कार्य किस अधिकारी के अधीन होता है, तो अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के। ये सभी जो क्वेश्चन आपने कहाँ से, जो कि आपके 19 नंबर से लेकर शुरू हुए थे अवकाश से, वहाँ से लेके आपके 22 तक के जो क्वेश्चन हैं ये राजस्थान स्टेट को लेकर बनाए गए हैं। लेकिन इनके आंसर मुझे नहीं लगता कि आपके भी बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा। आप इन्हें एक बार इन 4 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर टैली कर लें। ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो 22 क्वेश्चन आपने पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।